अब बात करते हैं स्टूडेंट साइंटिफिक नोटेशन की। साइंटिफिक नोटेशन क्या चीज है? राइटिंग अ नंबर इन द पावर ऑफ 10 स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको हम लोग कहते हैं स्टूडेंट स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी कि हम लोग अगर किसी भी वैल्यू को 10 की पावर्स में लिखते हैं स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास एक ऐसा स्टैंडर्ड है जिसको नाम दिया गया साइंटिफिक नोटेशन का। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वैल्यू है 1243.4। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में? अगर हम लोग अपने डेसिमल पॉइंट को बैकवर्ड लेके जाए तो हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स? ये पावर में चेंज हो जाएगी किसकी? 10 की। याद रखें कि जब हम लोग डेसिमल पॉइंट को बैकवर्ड लेके जाएंगे तो हमारे पास 10 की पावर पॉजिटिव होगी। और अगर इसके अलावा हमारे पास वैल्यू कोई और हो 0.0001243, इसमें हमारे पास डेसिमल पॉइंट आगे जाना चाहिए। हमारी ख्वाहिश है हम इस डेसिमल पॉइंट को आगे लेकर जाएं। तो जैसे ही डेसिमल पॉइंट आगे मूव करेगा फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद, तो हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स? 10 की पावर नेगेटिव हो जाएगी। यह है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म जिसमें हम लोग बड़ी से बड़ी वैल्यूज को लिख सकते हैं। इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारे पास है प्रीफिक्सेस या पावर ऑफ टेंस। हमारे पास बेशुमार पावर ऑफ टेंस ऐसी हैं जिनको हम लोग प्रीफिक्सेस में लिख सकते हैं, यानी कि ऐसे नाम जो कि 10 की पावर्स को आसान अल्फाज में बयान करते हैं। सर्टेन स्पेसिफिक पावर्स ऑफ 10 विच हैव बीन गिवन स्पेशल नेम्स एंड सिंबल्स, जिनको स्पेशल नेम्स और सिंबल्स दिए गए हैं। उनमें हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं? टेरा, गीगा, मेगा, किलो। इस तरह के जो आपके टेबल में शो हो रहे हैं बहुत सारी वैल्यूज हैं हमारे पास जो कि 10 की पावर्स को शो कर रहे हैं। यहाँ पे 10 की नेगेटिव पावर्स के भी प्रीफिक्सेस मौजूद हैं और 10 की पॉजिटिव पावर्स के भी प्रीफिक्सेस मौजूद हैं। अब एक एग्जांपल देते हैं स्टूडेंट्स। एग्जांपल से हमें समझ आएगा कि कैसे हम लोग प्रीफिक्सेस को लिख सकते हैं। द साइज ऑफ अ हाउस फ्लाई इज 5 × 10⁻³ हमारे पास यहाँ पे साइज क्या दिया गया? 5 × 10⁻³ अब टेबल में देखते हैं कि 10⁻³ की वैल्यू हमारे पास किस नाम से हमारे पास मौजूद है। क्या है हमारे पास 10⁻³ वो है मिलीमीटर्स। यानी कि 10⁻³ को देखा जाए तो 10⁻³ जो है उसको हम लोग मिलीमीटर्स में इसको लिख सकते हैं। यानी कि अगर हम लोग 10 की पावर हटाएं तो उसकी जगह प्रीफिक्स लिखेंगे मिली। अब यहाँ पे हमारे पास हाउस फ्लाई का जो सबसे छोटी होती है उसका साइज क्या बताया गया स्टूडेंट्स? 5 मिलीमीटर्स। यानी कि स्केल के ऊपर उसकी जो मेजरमेंट है वो है 5 मिलीमीटर्स। यहाँ हम लोगों ने प्रीफिक्स को यूज किया। इसके बाद अगर हम लोग ज्यादा की बात करें, ह्यूज अमाउंट की बात करें, 8.25 × 10⁻5 यहाँ पे हमारे पास 10⁻⁴ दी गई है और इसकी प्रीफिक्स को हम लोग क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स? किलो। हमने डेसिमल पॉइंट को एडजस्ट करने के बाद क्या किया स्टूडेंट्स? अपनी जो वैल्यू है जो 10 की पावर थी उसको चेंज करने के बाद हम लोगों ने इसको किलोमीटर्स में शिफ्ट कर दिया। ये हैं वो वैल्यूज जिनमें हम लोग 10 की पावर को प्रीफिक्सेस की फॉर्म में लिख सकते हैं। कन्वेंशंस ऑफ इंडिकेटिंग यूनिट्स। अब इन यूनिट्स को लिखा कैसे जाता है? इनकी भी कुछ रूल्स हैं, कुछ रिवायात हैं जिनको हम लोग यूज करते हुए यूनिट को लिख सकते हैं। सबसे पहले यूनिट नेम्ड आफ्टर नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, कि अगर किसी साइंटिस्ट के नाम के साथ अगर हम लोग यूनिट को यूज करते हैं जैसे कि न्यूटन, पास्कल या जाउल, इसको हम लोग स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हम लोग इसको स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे और पूरे नाम के साथ हम लोग इसको कॉल करेंगे या लिखेंगे जैसे कि न्यूटन, पास्कल या जाउल। ये हमारे पास एग्जाम्पल्स यूनिट को लिखने की अगर वो नेम्ड हो आफ्टर किसी साइंटिस्ट के। सिंबल ऑफ द यूनिट नेम्ड आफ्टर नेम ऑफ द साइंटिस्ट विल बिगिन विद अपर केस लेटर। अगर हम लोग सिर्फ एक सिंबल को लिख रहे हैं जैसा कि न्यूटन है, उसके सिंबल को लिखने के लिए हम लोग कैपिटल N की यूज करेंगे। और हमारे पास पास्कल है, उसके लिए कैपिटल P के साथ A यूज करेंगे और जाउल के लिए कैपिटल J। प्रीफिक्सेस लाइक मिली, किलो या माइक्रो, इन प्रीफिक्सेस को हम लोग कैसे लिखते हैं? आर रिटन एडजेसेंट टू द यूनिट्स। इनको हम लोग बिल्कुल यूनिट्स के साथ लिखेंगे जैसे कि 5 मिलीमीटर, 10 kg या 15 माइक्रो एम्पेयर। ये हमारे पास प्रीफिक्सेस के साथ यूनिट्स को लिखने का तरीका। कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स आर रिटन वन स्पेस अपार्ट। अगर हमारे पास यूनिट्स कंबाइन होती हैं तो हम उनके दरमियान में स्पेस लाजमी देंगे, जैसा कि हमारे पास एग्जांपल है 5 न्यूटन स्पेस मीटर। ये है हमारे पास कॉम्बिनेशन की फॉर्म में यूनिट्स को लिखने का तरीका।
अब अगर हम लोग देखते हैं कि मल्टीपल प्रीफिक्सेस को लिखना है, उसको कैसे लिखेंगे? क्या हम मिली मिली लिख सकते हैं या माइक्रो माइक्रो लिख सकते हैं? नहीं, हम लोग इसकी जगह क्या करते हैं, कभी भी हम लोग इनको इकट्ठा नहीं लिख सकते। जैसा कि हमारे पास आप अपनी एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि 5 मिलीमीटर, ऐसा हम लोग नहीं लिख सकते। इसकी जगह हम लोग किसी और प्रीफिक्स को यूज करते हैं। पावर इज अप्लाइड ऑन ऑल मल्टीपल एंड नॉट जस्ट द बेस यूनिट। हमारे पास देखा जाता है कि जो पावर है, अगर हमारे पास मल्टीपल यूनिट्स यूज की गई हैं तो एक पावर एक यूनिट के लिए नहीं है। अगर हमारे पास मल्टीपल यूनिट्स हैं तो वो पावर मल्टीपल यूनिट्स के लिए ही होंगी। जैसा कि हमारे पास एग्जांपल है 1 किलोमीटर स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है स्टूडेंट्स, ये खाली मीटर के ऊपर नहीं है, ये किलो के ऊपर भी अप्लाई होता है। तो इससे हमारे पास किलो की वैल्यू क्या बन जाएगी स्टूडेंट्स? 1 × 10⁶ मीटर स्क्वायर। सातवां जो पॉइंट है हमारे पास, बिफोर सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज इन द फॉर्मूला to calculate the final result, make sure that all the include physical quantities are expressed in their SI units. हमें यूनिट्स में लिखने से पहले ये कंफर्म कर लेना चाहिए कि जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनकी यूनिट्स को हम लोग क्लियरली देख रहे हैं या नहीं। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास कन्वेंशंस यूनिट्स को लिखने की, जो कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड की तरफ से डिफाइन किया गया है। एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज, जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि किसी भी मेजरमेंट में किसी भी किस्म का एरर आ सकता है या अनसर्टेनिटी आ सकती है। अब ये एरर या अनसर्टेनिटी क्या होती है? ऑल मेजरमेंट्स आर अनसर्टेन टू सम एक्सटेंट। हम लोग जितनी भी कोशिश करें, जितना भी प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट बना लें स्टूडेंट्स, हम लोग किसी भी मेजरमेंट को प्रिसाइज या एक्यूरेट नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं हमारे पास एरर या अनसर्टेनिटी जरूर मौजूद होती है। अनसर्टेनिटी या एरर आने की वजूहात होती हैं जो कि हमारे पास सामने स्क्रीन पे दी गई हैं। नेग्लिजेंस और इनएक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन, कि अगर एक इंसान को इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करना आता तो उसकी गलती की वजह से हमारे पास एरर आ सकता है। यूजिंग अ फॉल्टी अपरेटस, कि अगर हम लोग एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं जिसमें फॉल्ट है, जो कि खराब है। इनअप्रोप्रिएट मेथड और टेक्निक, के इंस्ट्रूमेंट को यूज करने का जो हमारा मेथड है वो गलत हो सकता है, उसकी गलती की वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एरर जनरेट कर सकते हैं। अब हमारे पास डिवीजन कैसे होती है स्टूडेंट्स एरर की? पर्सनल एरर, सिस्टमैटिक एरर या रैंडम एरर। अब इसमें हमारे पास ये जो 3 कैटेगरीज हैं, इनको रिमूव कैसे किया जाता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पर्सनल एरर आता क्यों है। एरर ड्यू टू केयरलेसनेस और इम्प्रॉपर नॉलेज। अगर एक इंसान को इंस्ट्रूमेंट को यूज करने का नहीं पता, क्या उसको कैसे इस्तेमाल करना है या उससे मेजरमेंट कैसे लेनी है, तो ऑब्वियसली एरर्स जनरेट होंगे। इसको रिमूव करने का तरीका ये है कि हम लोग उस इंस्ट्रूमेंट के लिए, उसको यूज करने के लिए एक एक्सपीरियंस बंदे को हायर करें ताकि उससे अच्छी मेजरमेंट्स ली जा सकें। सिस्टमैटिक एरर, एरर ड्यू टू फॉल्टी अपरेटस, कि हमारे पास जो अपरेटस मौजूद है उसमें कहीं ना कहीं फॉल्ट आ रहा है। अगर आप रिपीटेड मेजरमेंट्स लेते हैं तो उससे क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारे पास आंसर तो गलत आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो खराब है। इसको रिमूव करने का क्या तरीका है स्टूडेंट्स? दिस एरर कैन बी रिमूव बाय कंपेयरिंग द फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट विद द एक्यूरेट एंड स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट, कि हम लोग उसकी जगह एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज करें जो एक्यूरेट हो और जिसके रिजल्ट्स हमारे पास सही हो। रैंडम एरर, रैंडम एरर किसी भी वजह से आ सकता है। एरर ड्यू टू रिपीटेड मेजरमेंट्स ऑफ सेम क्वांटिटी अंडर सेम कंडीशन रिजल्ट्स इन डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द सेम क्वांटिटी इज कॉल्ड रैंडम एरर। किसी भी वजह से हो सकता है, आया कि वो टेम्परेचर चेंजेस की वजह से या किसी और भी वजह से हो सकता है जिसकी रीजन हम लोग नहीं जानते। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मेंटेनिंग स्ट्रिक्ट कंट्रोल कंडीशन इन लेबोरेटरी, के लेबोरेटरी के अंदर सख्ती से आप टेम्परेचर चेंजेस और जो भी इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं उन पे फोकस करें और उसको देखते हुए अपनी मेजरमेंट्स को सही करें। इससे क्या होगा, आपके जितने भी रैंडम एरर्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे।